ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट में CDF भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली रैंडम वेरिएबल के बाद हम ये डिफाइन कर सकते हैं। सो रैंडम वेरिएबल के रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, वो आप रेफ़र कर सकते हो। सो आई थिंक रैंडम वेरिएबल क्या है वो तो हमें पता है, ऐसा मैं मान के आगे जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो वैसे तो रैंडम वेरिएबल को अगर कैटेगराइज करें तो मेन दो पार्ट में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो थोड़ा सा वो डिस्क्राइब कर देते हैं। यहाँ रैंडम वेरिएबल को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, discrete random variable and continuous random variable, continuous random variable। अब discrete random variable का मतलब क्या होगा कि जिसकी वैल्यू इंटीजर होगी और इसमें हम इक्वालिटी में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, सो इंटीजर वैल्यू होगी, फिक्स होगी, फाइनाइट होगी और इक्वालिटी में होगी। सो यहाँ इक्वालिटी में ही कैलकुलेशन होगी मेन। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इक्वालिटी का कोई मीनिंग ही नहीं होगा, जस्ट लेस देन या ग्रेटर देन। ठीक है, सो लेस देन या ग्रेटर देन के फॉर्म में होगा और इंटरवल होगा या इंटरवल या रेंज होगी, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ होगी। सो यहाँ बेसिकली इनफाइनाइट वैल्यूज़ होगी और लेस देन ग्रेटर देन के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चंस आएगा या फाइंड कर सकते हैं हम। जबकि यहाँ अगर लेस देन ग्रेटर देन है तो भी हमें इक्वालिटी में ही जाना पड़ेगा, उसके बाद हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और यहाँ फाइनाइट डेटा होगा, हमारे पास फाइनाइट डेटा होगा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मान लो हम चेक कर रहे हैं रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें पता है कि मान लो पर्टिकुलर एग्ज़ाम में हमें पता है सब्जेक्ट लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं 4, 5, 6, 7 और उसका रिजल्ट्स जो भी है वो फाइनाइट मिलता है। ठीक है, सो वो डिस्क्रीट कैटेगरी में आएगा। बट अगर मान लेते हैं हम कोई लिक्विड की डेंसिटी मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि डेंसिटी 1 या 2 ही होगी। 1, 1.75, 1.79, 1.01 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए ये इंटरवल में वैल्यू आएगी, इसलिए इसको हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हाइट है, हाइट किसी की हाइट अगर 54 या 154 या वट एवर जो फिगर है वो परफेक्ट डिजिट में ही होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। हाइट कुछ भी हो सकती है ना। ओके, सो इसको हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के हाइट है, वेट है, ये सारे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आएगा। और मार्क्स है, कोई भी हम काउंट कर सकते हैं जिसको, ठीक है, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आएगा। ओके, अब मेनली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दोनों में अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो डिस्क्रीट जब होगा तब हम टेबुलर फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं जस्ट वन वेरिएबल के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि टू वेरिएबल में वन वेरिएबल एंड मल्टी वेरिएबल है ना, जॉइंट, तो वो पूरा सेक्शन अलग हो जाएगा। तो पहले मैं जस्ट वन वेरिएबल के लिए यहाँ बता रहा हूँ। सो वन वेरिएबल अगर है हमारे पास तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हम टेबुलर फॉर्म में डेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें हम पहले रो में x की वैल्यू रखेंगे जो कि हमारे पास फाइनाइट होगी, जो भी है फाइनाइट होगी। ठीक है, जो भी है ये सारा डेटा फाइनाइट होगा, जिसको हम अगर बोल देते हैं x0, x1, x2, x3 एंड x4, और इसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू होगी p ऑफ x। ठीक है, जिसको हम p1, p0, p1, p2, p3, p4 ऐसे बोल सकते हैं। तो ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। याद रहे हेडिंग हमने क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जस्ट ये टेबल बन गया, ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके आगे नेक्स्ट वर्ड आता है CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
तो क्यूमुलेटिव में बेसिकली क्यूमुलेटिव वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, कंटिन्यूस एडिशन। ठीक है, तो यहाँ हम जस्ट टेबल फॉर्म है तो उसको एक और रो ऐड कर देंगे तो CDF मिल जाएगा। ठीक है, और CDF का सिंबल है कैपिटल FX। तो कैपिटल FX का मतलब होगा कंटिन्यूस समेशन CDF। ओके, सो अगर हम फर्स्ट डेटा के लिए देख रहे हैं CDF जस्ट x0 के लिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है P0 वही रहेगी। बट अगर हम सेकेंड डेटा x1 के लिए अगर CDF फाइंड करना चाहते हैं तो ये दोनों का एडिशन होगा P0 प्लस P1। यानी कि अगर पैटर्न हम बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ये डेटा यहाँ आएगा, फिर इसका एडिशन करके ये डेटा यहाँ आएगा, समझ रहे हो आप? तो ये होगा हमारा P2 के लिए PDF। ठीक है, इसको हम f(x0) लिख सकते हैं, f(x0), फिर यहाँ मिलेंगे f(x1). x1 के लिए PDF फाइंड करना है, ये दोनों का एडिशन आएगा, फिर इसका एडिशन इसके साथ करो तो वो डेटा यहाँ फॉरवर्ड करो, वो मिलेगा f(x2). ठीक है, तो x2 के लिए PDF, इसमें ये तीनों का एडिशन आएगा P3 के, फिर इसको इसके साथ ऐड करो और यहाँ लिखो तो उसको हम लिखेंगे f(x3). तो x3 के लिए अगर PDF चाहिए, सॉरी CDF चाहिए, तो 1 2 3 4 चारों का एडिशन यहाँ आएगा, और इसके लिए है ये, तो ये दोनों का एडिशन करो, यहाँ लिखो तो ये हो जाएगा f(x4). और जहाँ टेबल ख़त्म वहाँ फाइनल वैल्यू हमें 1 ही मिलेगी। सो ये लास्ट डेटा ऑलवेज 1 ही होता है। अगर 1 नहीं होता है तो फिर हम इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो डेटा मिसमैच है ऐसा हम मान सकते हैं। तो CDF का लास्ट डेटा ऑलवेज 1 ही होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। ओके, और यहाँ प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन भी 1 ही होता है, तो इसका अगर हम एडिशन करना चाहे प्रोबेबिलिटीज़ का, सो P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 यानी कि समेशन ऑफ PI, वो भी ऑलवेज 1 ही होगा। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटीज़ की प्रॉपर्टी। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो समेशन 1 ही होगा, और CDF की लास्ट वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। बेसिकली यही होगा ना, यहाँ सारी PDF का प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, बट ध्यान रहे अगर फर्स्ट 2 रोज हम लिख रहे हैं तो वो है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और तीनों रोज लिख रहे हैं कैपिटल F के साथ तो ये हो गया हमारा CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अब इसको हम वैसे तो 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका तो आपको दिखाई दे रहा है टेबुलर फॉर्म में, दूसरा तरीका है, हाँ दूसरा तरीका है ग्राफिकल फॉर्म में। तो मैं जस्ट ग्राफिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन है। तो ज़्यादातर तो हम एग्जाम्पल के लिए टेबुलर फॉर्म ही प्रेफर करेंगे, बट कई बार क्या है फार्मूलेट फॉर्म में दे देते हैं तो जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है उस वक्त। सो ग्राफिकल फॉर्म में हम कैसे CDF को रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमारी x आएगा, x का डेटा आएगा यहाँ, और यहाँ आएगा कैपिटल f(x), CDF का डेटा आएगा। ठीक है, अब अगर ये टेबल को ही मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैंने x0 x1 x2 x3 x4 4 डेटा लिया है, तो मैं यहाँ वही लिख देता हूँ। ठीक है, सो मान लेते हैं यहाँ है हमारा x0, फिर यहाँ है x1, यहाँ है x2, यहाँ है x3 और यहाँ है x4। ओके, अब प्रोबेबिलिटीज़ भी P1 P2 P3 P4 दी है, तो वो भी मैं रैंडमली यहाँ लिख देता हूँ कि मान लेते हैं ये है हमारा P0, ये है हमारा P0, फिर मान लेते हैं यहाँ है हमारा P1, यहाँ है हमारा P2, यहाँ है हमारा P3 और यहाँ है हमारा P4। ऐसे ही कुछ भी वैल्यू होगी, एग्जाम्पल में तो हमारे पास ऑलरेडी होगी, दी होगी। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो कैपिटल f(0) की वैल्यू P0 ही होगी, तो यानी कि यस कैपिटल f(x0) P0 यहाँ ही होगी x0 के आगे। ठीक है, हम जस्ट वैसे तो ये दो कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों कंपेयर करने वाले हैं। सो वैसे तो यहाँ हम P4 तो नहीं लिख सकते, बट f(x0) फिर से थोड़ा
एफ ऑफ एक्स जीरो, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, क्योंकि ये कंटिन्यूस एडिशन होगा, सो पी तो नहीं लिख सकते बट कंटिन्यूस, यहाँ पी जीरो होगा, यहाँ पी जीरो प्लस पी वन होगा, यहाँ पी जीरो प्लस पी वन प्लस पी टू होगा, यहाँ पी जीरो प्लस पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, और यहाँ पी जीरो प्लस पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर, इसलिए यहाँ एफ नाम दे देते, एफ ऑफ एक्स फोर, एफ ऑफ एक्स थ्री। ठीक है, ओके। सो एक्स जीरो के आगे यहाँ होगा एक्स जीरो के आगे एफ ऑफ एक्स जीरो, यानी कि जो प्रोबेबिलिटिकल डेटी है वही यहाँ होगा डेटा। ठीक है, फिर जब हम x1 तक जाएंगे, x1 से पहले तक तो डेटा बदलेगा नहीं, यानी कि लाइन यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगी। x1 तक जब जाएंगे तब नो चेंज, समझ रहे हो। यहाँ से चेंज कब होगा, जब हम x1 पे जाएंगे तब ये दोनों का एडिशन होगा। जब तक यहाँ नहीं पहुँचते हैं तब तक ये डेटा में चेंज नहीं होगा। सो जैसे x1 तक आते हैं यहाँ सडन चेंज मिलेगा, x1 तक नहीं पहुँचते हैं तब तक कोई चेंज नहीं, यानी कि स्ट्रेट लाइन। जैसे हम x1 तक आ जाते हैं ये दोनों का एडिशन हो जाएगा और मिलेगा f ऑफ x1, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट जंप मिलेगा और डेटा आ जाएगा यहाँ, जिसको मैं राउंड अप कर देता हूँ, समझ रहे हो। सो x1 पे जैसे आते हैं हमारा f ऑफ x1 यानी कि p0 प्लस p1 दोनों का एडिशन हो जाएगा। फिर हम आगे जाते हैं x2 तक जाते हैं, तब तक कोई चेंज नहीं मिलेगा, बट जैसे ही x2 तक पहुँचेंगे ये तीनों का एडिशन हो जाएगा। सो यहाँ से लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, कब तक, जब तक हम x2 तक नहीं पहुँचते हैं तब तक। जैसे ही x2 तक आ गए सडन जंप मिलेगा और हम पहुँच जाएंगे p ऑफ x3 तक, यानी कि तीसरा एडिशन हो जाएगा, तीनों वैल्यू का एडिशन हो जाएगा सही। और फिर से x3 तक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और जैसे हम x3 तक आएंगे सडन जंप और पहुँच जाएंगे हम p ऑफ x3 तक। अगेन अब आगे जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, कब तक, जब तक हम x4 तक पहुंचते हैं तब तक। जैसे x4 तक पहुंचते हैं सडन जंप x5 p ऑफ x4 पे चले जाएंगे, समझ में आ रहा है। और यहाँ पहुंचने के बाद तो हमें पता है 1 ही हो गया, उसके आगे तो कोई चॉइस ही नहीं है, इसलिए इसके आगे कंटिन्यूस ग्राफ मिलेगा। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, ये 1 पे आ जाएंगे हम, यहाँ 1 होगा, f ऑफ x4 लास्ट वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ CDF। ठीक है, अब इसी को अगर फॉर्मुलेट करना है तो तीसरा रिप्रेजेंटेशन हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, यस, थर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो फॉर्मुलेट में सिंबल तो यही रहेगा f ऑफ x। ठीक है, बट x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, मैं कैपिटल X लिख देता हूँ, चलो ओके। तो कितना सेक्शंस मिल रहा है वो यहाँ से पता चलेगा। इस साइड का भी सेक्शन है, हाँ यहाँ ब्लैंक होगा, जंप मिलेगा, और इस साइड भी 0 हो जाएगा। इन शॉर्ट लेफ्ट साइड हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, स्टार्ट ही वैसे तो यहाँ से हो रहा है। तो टोटल सेक्शंस कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ 6 सेक्शंस बना रहा हूँ, कैसे बन रहा है ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस मिलेंगे। ओके, अब वो 6 सेक्शंस क्या है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कौन कौन सी रेंज पे सेक्शन बदल रहा है, तो हमें पता है पहला सेक्शन ये हो जाएगा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से यहाँ होगा माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से x0 तक। ठीक है, बट ध्यान रहे x0 नहीं, x0 पे जंप मिलेगा। ठीक है, सो x0 नहीं आएगा क्योंकि वहाँ x0 पे जंप मिलेगा। सो x0 की लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये है, x0 पे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये लाइन आ जाएगी, इसलिए x0 की लेफ्ट साइड। और x0 की लेफ्ट साइड को हम क्या बोल सकते हैं, x इज़ लेस देन x0। सो x इज़ लेस देन, अगर x 0 है यानी कि x0 की लेफ्ट साइड है तो वैल्यू होगी हमारी 0, क्योंकि वहाँ तो x एक्सिस ही है। ठीक है, और अब हम ए सेक्शन की अगर बात करें तो x0 टू x1, x0 x1 के बीच में हमारा x रहेगा, बट इसमें x0 आएगा, x1 नहीं आएगा क्योंकि x1 पे फिर से जंप हो जाएगा। सो x1 आएगा इसलिए यहाँ इक्वल टू लिखेंगे, x1 नहीं आएगा, x0 आएगा इसलिए इक्वल टू, x1 नहीं आएगा इसलिए जस्ट लेस देन। और ये सेक्शन में हमारी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x0 की वैल्यू जो भी है यहाँ, है ना, ये प्रोबेबिलिटी होगी वही हो जाएगी। सो जस्ट होगा हमारा p1, सॉरी p0, फर्स्ट डेटा है p0 ही होगा, इसको हम बोलेंगे f ऑफ x0। ठीक है, ओके। अब सेकंड सेक्शन में अगर हम जा रहे हैं
तो इंटरवल होगा x1 to x2, बट उसमें x1 आएगा क्योंकि वहाँ जंप हो रहा है, x2 नहीं आएगा, है ना, तो सेकेंड सेक्शन में चला जाएगा। सो x1 to x2 रहेगा, बट x1 आएगा, x2 नहीं आएगा। और यहाँ हमारा प्रोबेबिलिटी का एडिशन होके हो जाएगा f of x1, ठीक है, ये सेक्शन, यानी कि f of x1 मैं यहाँ लिख देता हूँ f of x1। अब x1 में क्या होगा, p0 और p1 का एडिशन होगा, है ना, ये दोनों का एडिशन करो तब f of x1 बनता है। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या होगा, x2 to x3, बट ध्यान रहे x2 आएगा, x3 नहीं आएगा, सो ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमें आंसर मिलेगा f of x2, यानी कि तीनों का एडिशन होगा, p0 p1 p2, p0 p1 p2 का एडिशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन x3 से लेके x4 तक, x3 से लेके x4, बट इसमें x3 आएगा, x4 पे जंप हो जाएगा, सो वो नहीं आएगा, ठीक है। अब ए सेक्शन में वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, f of x3, और f of x3 में p0 प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3, ये चारों का एडिशन होगा, 1 2 3 4, और लास्ट में ये p4, यानी कि लास्ट सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो x0 से आगे इनफाइनाइट तक जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, इनफाइनाइट तक, तो x4 से इनफाइनाइट, यानी कि ग्रेटर देन x4 हम लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन x4, बट ध्यान रहे x4 के साथ, ठीक है, क्योंकि x4 पे जंप मिल रहा है इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो वहाँ हमारा हो जाएगा f of x4, बट वो तो होगा 1, ठीक है, f of x4 बट वो तो होगा 1, वहाँ ये सब का एडिशन हो जाएगा, सो p0 प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4, जो भी प्रोबेबिलिटी से एडिशन लास्ट में 1 हो जाएगा। तो ये है फॉर्मूलेशन फॉर्म, ये है ग्राफिकल फॉर्म, और ये है टेबुलर फॉर्म, ठीक है, एक ही फ्रेम में तीनों आ जाएंगे, है ना। तो हमें ये दोनों चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, कई बार क्वेश्चंस में ऐसे फॉर्मेट में दे देते हैं, तो हमें पता चलना चाहिए, ज़रूरत ये पड़ेगी कि अगर ऐसा दिया है तो ये रो दी है, ये दोनों का कंपैरिजन करना है, और बैक फॉर्म में, जैसे हम यहाँ से अगर यहाँ वैल्यू फाइंड कर रहे थे, यहाँ बैक फॉर्म में जाना पड़ेगा, यानी कि इसमें से ये सब ट्रैक करो तो आपको ये मिलेगा, इसमें से ये सब ट्रैक करो ये मिलेगा, इसमें से ये सब ट्रैक करो ये मिल जाएगा, फिर इसमें से ये सब ट्रैक करो ये मिल जाएगा, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, समझ में आ रहा है। तो कैपिटल F में से आप प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं, और प्रोबेबिलिटीज़ के रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे होंगे, तो वो आप आराम से सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए CDF, है ना। ओके, सो यस, ये दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये ग्राफ तो जस्ट हमें गाइडलाइन देगा कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अब सेम चीज़ कंटिन्यूस में, अब फिर से यहाँ देख लेते हैं। यस, तो कंटिन्यूस में भी ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में x की वैल्यू क्या है वो तो हमें पता नहीं होगी, क्योंकि x किसके बीच में आता है वो पता है, लेस देन, ग्रेटर देन, या इंटरवल पे, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसा लिख दूँ 1 लेस देन x लेस देन 2, तो इसका मतलब ये हुआ 1 और 2 के बीच में x की वैल्यू हमें लेनी है, बट क्या कुछ भी हो सकती है, 1.005 हो सकती है, 1.215 हो सकती है, 1.75 हो सकती है, 1.9999 हो सकती है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ x की कितनी वैल्यू होगी नहीं पता, बेसिकली इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज होगी, ठीक है। तो टेबल तो हम बना ही नहीं सकते, बट यस, ये इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज हम वहाँ देख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, CDF कैसे डिफाइन करें, मैं पहले CDF ही बता रहा हूँ, कैपिटल FX कैसे मिलेगा। तो यहाँ हम समेशन तो नहीं कर सकते क्योंकि फाइनाइट वैल्यू है, इसलिए यहाँ हम समेशन कर रहे थे, बट यहाँ तो समेशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज होगी, तो वहाँ हमें करना होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। और इंटीग्रेशन में भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, x की मिनिमम वैल्यू से, फाइनाइट है तो आराम से हम लिख सकते हैं ना, बट इनफाइनाइट वैल्यूज है तो इंटरवल x का कौन सी रेंज है वो पकड़नी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल में वो क्या है वो दिया होगा, और एग्जाम्पल नहीं है तब तक हम फुल रेंज
कवर करेंगे, यानी कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तब ये रेंज कवर करेंगे, और एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ दिया होगा तो हम उसको फिर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैं फॉर्मूला में हूँ, इसलिए मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट। तो मुझे इंटीग्रेशन स्टार्ट करना पड़ेगा माइनस इनफाइनाइट से। और स्टॉप कहाँ करना है, आपको जहाँ तक सी डी एफ फाइंड करना है ना। टेबल में देखो, अगर मुझे एफ ऑफ x2 चाहिए, x2 के लिए अगर मैं सी डी एफ चाहिए तो p2 तक जाना पड़ेगा, वहाँ मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, बट स्टार्ट तो p0 से ही होगा, है ना। मान लो मुझे एफ ऑफ x3 चाहिए, यानी कि x3 तक मुझे सी डी एफ चाहिए, तो मुझे स्टॉप यहाँ करना पड़ेगा एडिशन, बट स्टार्ट तो p0 से ही होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो सी डी एफ के लिए फिक्स ही है, स्टॉप कहाँ करना है वो आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ x के लिए लिख रहा हूँ, इसीलिए कोई भी x पे हम स्टॉप कर सकते हैं, 1.5, 1.79, 1.005, 1.999 वॉटेवर, बट वो रेंज में जो भी x आ रहा है वहाँ पे आप स्टॉप कर रहे हो, ठीक है। तो फॉर्मूला में मैं जस्ट x की जगह x ही लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल में हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, और यहाँ प्रोबेबिलिटी की जगह हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी फंक्शन f ऑफ x, इंटीग्रेशन कर दो हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला किसके लिए है, इंटरमीडिएट सारी वैल्यूज़ के लिए, कहीं भी है कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है, इनफाइनाइटली में नहीं है चॉइस, कुछ भी वैल्यू ये फार्मूला यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 कैसे होगा, फाइनाइट है तो हमें पता है कि लास्ट वैल्यू 1 होगी, बट यहाँ तो इनफाइनाइट वैल्यू है, तो यहाँ भी लास्ट वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। कैसे, तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन फुल रेंज पे इंटीग्रेशन कर लो, सी डी एफ का मतलब इन बिटवीन हम रुक रहे हैं, अब इन बिटवीन नहीं रुक रहे हैं, पूरी रेंज अगर कवर कर रहे हैं तो टोटल 1 होगा, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का, तो वो तो हो जाएगा 1, बट ध्यान रहे ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं इसलिए रेंज कवर कर रहे हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, बट जब आप एग्जाम्पल करोगे तब आपके पास कुछ ना कुछ फाइनाइट रेंज होगी, है ना। मैं फाइनाइट रेंज बोल रहा हूँ, हाँ, फाइनाइट वैल्यू नहीं, रेंज फाइनाइट होगी, कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है वो फाइनाइट नंबर होगा, बट इन बिटवीन बहुत सारी वैल्यू है इसमें, इसलिए इनफाइनाइट वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली कितनी वैल्यू है वो हम लिख भी नहीं सकते, है ना। ओके, तो फार्मूला में मैं ये रेंज ले रहा हूँ, बट एग्जाम्पल में आपके पास स्पेसिफिक रेंज होगी, वो रेंज पे आप इंटीग्रेशन कर दो हो जाएगा टोटल 1। अगर 1 हो रहा है तो ही ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनेगा ए स्मॉल एफ, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। जैसे यहाँ अगर समेशन टोटल 1 हो रहा है तो ही ये प्रोबेबिलिटी बनेगी, अदरवाइज नहीं, है ना। तो चेकिंग के लिए कई बार क्या होता है, कुछ अननोन डाल देंगे इसमें, है ना, 2, 0.2, 0.1, 0.5, फिर ए लिख देंगे, और क्वेश्चन ये होगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए, तो बस यही प्रॉपर्टी यूज़ करके आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, जस्ट एडिशन 1 होगा और सिंप्लीफाई करो मिल जाएगा। सिमिलरली एस में भी, है ना, प्रोबेबिलिटी फंक्शन में देंगे ई रेस टू के एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ के, तो आपको करना है इंटीग्रेशन विद इन द गिवन लिमिट, होगा 1, फिर इसमें दोनों साइड वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करो, आपको जो भी अननोन के है लैम्बडा है वो मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोबेबिलिटी के लिए पूछ सकते हैं, बट यहाँ प्रोबेबिलिटी लेस देन या ग्रेटर देन ही होगा, ठीक है। तो लेस देन की प्रोबेबिलिटी या ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यहाँ टेबल में जो पिक्चर क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ क्वेश्चंस फाइंड करना है ना, तो जस्ट एक दो एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x लेस देन ए, तो कैसे मिलेगी, तो x लेस देन ए का मतलब ये होगा कि x की ए की लेफ्ट साइड, और ए की लेफ्ट साइड का मतलब होगा माइनस इनफाइनाइट से लेके ए तक, ठीक है। या अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ये है लाइन हमारी जो हम यहाँ कवर कर रहे हैं रेंज, तो मान लेते हैं यहाँ है माइनस इनफाइनाइट, यहाँ है प्लस इनफाइनाइट, अब हमें क्या चाहिए, ए की लेफ्ट साइड, तो मान लेते हैं हमारा ये यहाँ है, ठीक है। तो ए की लेफ्ट साइड, एक्स इज लेस देन ए का मतलब ए की लेफ्ट साइड, और ए की लेफ्ट साइड का मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके ए तक, तो यहाँ इंटीग्रेशन कर लो आप, माइनस इनफाइनाइट से लेके ए तक एफ एक्स डी एक्स, मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन सपोज बी, एक्स ग्रेटर देन बी का मतलब क्या होगा, मान लेते हैं हमारा बी यहाँ है,
बी यहाँ है, तो एक्स ग्रेटर देन बी का मतलब क्या होगा, बी की राइट साइड, बी की राइट साइड, तो रेंज क्या हो जाएगी हमारी, बी से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ले लो बी से लेके इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और थर्ड वेराइटी ये हो सकती है इंटरवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी। तो इसका मतलब ये होगा, ये है ए और ये है बी, एक्स की रेंज इन बिटवीन ए बी होगी। ठीक है, तो हमें ए सेक्शन का इंटीग्रेशन चाहिए, तो हम जस्ट क्या करेंगे, ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन कर लो, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी में आ सकते हैं। तो ये है सी डी एफ, सॉरी ये है सी डी एफ, ये है प्रॉपर्टी, और ये है वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, इनमें से आएगी। और ध्यान रहे एक चीज़, यहाँ इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं होगा, अगर इक्वालिटी यहाँ लिख भी रहे हो या नहीं भी लिख रहे हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आंसर में। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस में इक्वालिटी का कोई मतलब होगा ही नहीं। ठीक है, सो आई होप कि सी डी एफ अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फॉर वन वेरिएबल। ठीक है, अब टू वेरिएबल में और भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।